हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एक टॉपिक जो बहुत इंटरेस्टिंग है उसे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और वो टॉपिक होगा आपके ड्रेनेज सिस्टम। ओके, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ओके, देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ओके, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। भारतीय अपवाह तंत्र। ठीक है जी, आज का ये टॉपिक होगा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारतीय अपवाह तंत्र। अब देखते हैं भारतीय अपवाह तंत्र को मुख्यतः 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ड्रेनेज सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होगा हमारा हिमालयी नदियाँ। ठीक है जी, हिमालयी नदियाँ, हिमालयन रिवर्स। ठीक है। दूसरा देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। इसे 2 भागों में बांटा गया है, पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है जी, हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब ये देखते हैं कि भारतीय अपवाह तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक हिमालय नदियाँ हैं और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो जो भी हिमालय नदियाँ हैं और इन सब की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो हिमालय पर्वत श्रेणियों से होती है। ठीक है, तो उसमें मुख्यतः कौन कौन सी रिवर्स होंगी, कौन कौन सी नदियाँ होगी, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। फर्स्ट, गंगा रिवर। सेकेंड हम लोग लेंगे इंडस रिवर यानी सिंधु नदी। ठीक है। एंड थर्ड में हम लोग लेते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है जी, ये सभी रिवर आपके हिमालय से ओरिजिन होती है। इन सब की उत्पत्ति हिमालय से होती है, इसलिए इसे हिमालय नदियाँ कहा गया है। ठीक है, और इनके बहुत सारे शाखाएँ हैं, बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, उन सारी ट्रिब्यूटरीज को भी बताई जाएगी। तो बस मेन यहाँ लिखी गई है। अब इसके ट्रिब्यूटरीज जब एक एक रिवर को कराई जाएगी तो उसमें हर ट्रिब्यूटरीज को भी बताई जाएगी। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय नदियों में देखते हैं कि कौन कौन सी मेन रिवर आते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में कौन कौन सी मेन रिवर है, सिर्फ मेन रिवर को यहाँ लोकेट करूँगा। ठीक है, और यहाँ से कोई एक रिवर को आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं पहली जो होगी महानदी रिवर के बारे में। ये देखेंगे महानदी रिवर जो एक पेनिनसुलर रिवर है। इसके बाद गोदावरी रिवर को ले लेते हैं। थर्ड में कृष्णा रिवर ले लेते हैं, कृष्णा रिवर। ओके, एंड कावेरी रिवर। बाकी में इट्सेट्रा इत्यादि बहुत सारी रिवर्स हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं इन दोनों नदियों में क्या अंतर है, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या अंतर है। तो हिमालय नदी सादा नीरा है, पेरेनियल रिवर्स है। डैट मीन्स कि इन सब नदियों के जल कभी भी सूखते नहीं हैं। तो उसके कारण क्या हो सकते हैं कि एक तो सीज़न में मानसून सीज़न होता है, तब वर्षा के जल इन नदियों को प्राप्त हो जाता है। और दूसरी जब
मानसून का सीज़न होता है, मानसून सीज़न में ताप बहुत ज़्यादा होता है और ताप के कारण हिमालय में जो ग्लेशियर होते हैं, हिम जो होते हैं, वो पिघलना शुरू हो जाता है और हिम जल में परिवर्तित होकर के नदियों में प्रवेश कर जाती है। इसलिए हिमालय नदियाँ जितनी भी है वो सादा नीरा है, पेरेनियल होती है। बट प्रायद्वीपीय नदियाँ ये नॉन पेरेनियल होता है। इसे हम सीजनल रिवर कह सकते हैं। जब वर्षा काल होता है तभी इन नदियों को जल प्राप्त होता है, बाकी समय बहुत सारी नदियाँ सूखी रह जाती है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय नदी में जितनी भी नदियाँ प्रवाहित होती है, अर्थात प्रायद्वीप में जो भी नदियाँ बह रही है, तो प्रायद्वीप रीजन में किसी प्रकार का ग्लेशियर का डिपोजिशन नहीं है, जिसके कारण बाय द वे कभी मानसून फेलियर हो गया। ठीक है, तो मानसून जब फेलियर हो जाएगा तो इन सभी नदियों में जैसे हिमालय नदियों में बर्फ़ के पिघलने से उन सब नदियों को जल प्राप्त हो जाएगा, परंतु प्रायद्वीपीय नदी को जल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार की ग्लेशियर का सोर्सेस नहीं है। ठीक है जी, अब देखते हैं कि भारतीय अपार तंत्र को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। इनमें से एक नदी किसी को लेते हैं, जैसे गंगा रिवर को। ठीक है, तो गंगा रिवर को एक बार हम लोग देखते हैं कि इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, कैसे होती है। ठीक है, और इसके कौन कौन से सहायक नदियाँ हैं, सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज लेता हूँ और यहाँ सबसे पहले गंगा रिवर को देखते हैं। तो यहाँ एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ और डायग्राम के माध्यम से ही ये सारे रिवर को समझने की कोशिश की जाएगी। ठीक है जी, तो ये देखेंगे यहाँ एक ग्लेशियर बनाया जा रहा है, ये ग्लेशियर है। ठीक है, और इस ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, और सतोपंथ ग्लेशियर से दो रिवर की ओरिजिन होती है। पहले देखते हैं ये कौन सी रिवर होगी। यहाँ एक पास है और इधर भी एक पास है, जिसे हम हिंदी में दर्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस पास का नाम होगा मन्ना पास। ठीक है, और इस पास का नाम होगा नीति पास। अब देखते हैं कि इन दोनों पासों से, यानी दर्रा से एक एक नदी की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ नदी को देखते हैं कि एक नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है, और एक नदी आपके नीति पास से निकलती है। ये नदी होगी आपकी धौली गंगा। ठीक है, और इस नदी को विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है, विष्णु गंगा। ये दोनों नदियां आकर के एक जगह मिल रही है। ठीक है, तो इस प्लेस का नाम होगा, ठीक है, ये जहाँ मिल रही है नदियाँ, तो यहाँ एक प्रयाग का निर्माण होगा। ठीक है, और इस जगह का नाम होगा जोशीमठ। ठीक है, और यहाँ एक प्रयाग का निर्माण होगा। तो प्रयाग का निर्माण कैसे होता है? जब दो नदियाँ का संगम होता है, किसी भी स्थान पर जब दो नदी की संगम होगी तो वहाँ एक प्रयाग का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस यहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण होता है और इस प्रयाग को हम कहेंगे विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो ये विष्णु प्रयाग का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो जोशीमठ के वाली क्षेत्र में हो रही है। और यहाँ से ये नदी जब आगे की ओर बढ़ती है, यानी दक्षिण की ओर, साउथ में जब ये फ्लो करती है,
तो इस रिवर का नाम हो जाता है अलकनंदा। अलकनंदा रिवर, अलकनंदा रिवर। ठीक है। जब ये और साउथ की ओर बढ़ती है तो इस तरफ से एक नदी आ करके इसमें मिलती है, किसमें? अलकनंदा में। ठीक है। तो ये कौन सी नदी है वो देखेंगे। इस नदी का नाम होगा नंदाकिनी, नंदाकिनी रिवर। ठीक है। नंदाकिनी रिवर की ओरिजिन अर्थात नंदाकिनी नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये भी एक ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर का नाम है नंद घूटी ग्लेशियर। नंद घूटी ग्लेशियर। नंद घूटी ग्लेशियर से एक नदी की उत्पत्ति होती है जिसका नाम होगा नंदाकिनी रिवर। और नंदाकिनी रिवर आकर के किस में मिल जा रही है? तो अलकनंदा में। और यहाँ भी एक प्रयाग का निर्माण हो रहा है और उस प्रयाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। अब फिर देख रहे हैं कि ये रिवर अलकनंदा दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है। तभी एक नदी और भी आकर के इसमें मिल जाती है और ये भी एक ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। और इस रिवर का नाम होगा पिंडर, पिंडर रिवर। इस रिवर का नाम होगा पिंडर रिवर और ये जो ग्लेशियर से निकलती है उस ग्लेशियर का नाम होगा पिंडारी ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम होगा पिंडारी, पिंडारी ग्लेशियर। तो पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी की उत्पत्ति हो रही है जो आकर अलकनंदा में मिल जा रही है। तो यहाँ भी एक प्रयाग का निर्माण होगा और उस प्रयाग को कहेंगे कर्ण, कर्ण प्रयाग। ठीक है जी, कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग से फिर ये नदी साउथ की तरफ फ्लो करती है, प्रवाहित होती है। ठीक है। इसका नाम अलकनंदा ही होता है। तब देखेंगे कि इस तरफ से एक नदी आकर के इसमें मिलती है, यानी अलकनंदा के पश्चिमी भाग से। ठीक है। अभी जो भी नदियां आ रही थी ये दो नदियां जो पूर्वी भाग से आकर के इसमें मिलती है। ठीक है। और ये पश्चिमी भाग से आकर एक नदी मिल रही है और एक ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होती है और इस नदी का नाम होगा मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी रिवर। ठीक है जी, मंदाकिनी रिवर। अब ये मंदाकिनी रिवर की ओरिजिन कहाँ से हो रही है? तो चोराबाड़ी, चोराबाड़ी ग्लेशियर। चोराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी की उत्पत्ति होती है जो आकर के अलकनंदा में मिल जाती है और यहाँ भी एक प्रयाग का निर्माण करती है। और इस प्रयाग को कौन से प्रयाग कहेंगे? तो रुद्र, रुद्र प्रयाग। इसे रुद्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रुद्र प्रयाग। अब देखेंगे ये रुद्र प्रयाग से ये नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है। तभी एक नदी इसमें आकर मिलती है, देखेंगे, और इस ग्लेशियर का नाम होगा गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर में एक गोमुख है जहाँ से एक नदी की उत्पत्ति होती है और ये नदी आकर के अलकनंदा में मिल जा रही है और इस नदी का नाम होगा भागीरथी। इस नदी का नाम होगा भागीरथी नदी, रिवर। ठीक है, भागीरथी रिवर।
और ये भागीरथी रिवर किस में आकर मिल रही है, तो अलकनंदा रिवर में। और यहाँ जब ये दोनों की मिलन होती है तो यहाँ भी एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसे देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है, जिसे देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ जब मिलन हुई तो ये रिवर और भी साउथ की तरफ टर्न कर गई। ठीक है, तो देखते हैं कि ये भागीरथी की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार यूपीएससी बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो एक नदी है जो एक ग्लेशियर से निकलती है। ये देखेंगे, ये एक ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर से निकलती है और आकर इसमें मिल जाती है। और इस नदी का नाम होगा भिलंगना। ये नदी होगी आपकी भिलंगना नदी, भिलंगना रिवर। ठीक है, और इस भिलंगना रिवर की ओरिजिन एक ग्लेशियर से होती है, जिस ग्लेशियर का नाम है खटलिंग ग्लेशियर। यहाँ लिख देता हूँ, खटलिंग ग्लेशियर। खटलिंग ग्लेशियर से भिलंगना रिवर की ओरिजिन होती है, जो आकर के किस में मिल जाती है, तो भागीरथी नदी में। भिलंगना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भागीरथी रिवर। ठीक है, जहाँ ये मिलती है तो ठीक इसके नीचे साउथ में, आप देख पा रहे हैं साउथ में, मैं यहाँ एक के इस तरह से, और ये साउथ में एक डैम यानी बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, और इस डैम का नाम है टेहरी डैम। टेहरी बांध का निर्माण कहाँ किया गया है, जहाँ भिलंगना नदी भागीरथी नदी से मिलती है, ठीक उसके साउथ में एक बांध का निर्माण किया गया है, टेहरी डैम। ठीक है, टेहरी डैम का निर्माण इसलिए किया गया है कि इस डैम के न होने के कारण इस क्षेत्र में काफ़ी बाढ़, फ्लड आया करता था। ठीक है, तो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ एक बांध का निर्माण किया गया और ये बांध से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट किया जाता है, फ्लड को भी कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब यही नदी आकर के कहाँ मिल रही है, अलकनंदा से, तो देव प्रयाग में, भागीरथी। और यहाँ से ये नदी साउथ की तरफ फ्लो कर रही है। अब देख पा रहे हैं साउथ की तरफ फ्लो कर रही है। तो यहाँ एक ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश जगह होगा जो देव प्रयाग, जहाँ देव प्रयाग का निर्माण हो रहा है, ये है आपके उत्तराखंड में। ये सभी के सभी उत्तराखंड ही है। ये सभी की सभी जो भी नदियाँ आपको दिख रही है, सभी के सभी उत्तराखंड में ही प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ हरिद्वार के बाद में एक ऋषिकेश आता है और ऋषिकेश से इस रिवर का नाम क्या हो जाता है, गंगा। यहाँ इसका नाम गंगा होता है। इसके पहले अलकनंदा और भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो अलकनंदा आकर के किस में मिल जाती है, भागीरथी में, और भागीरथी में मिलने के उपरांत इस नदी का नामकरण हो जाता है गंगा रिवर, गंगा नदी। गंगा नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, ठीक है, हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, प्लेन्स एरिया में ये फ्लो करती है। अब यहाँ से ये नदी दक्षिण से पूरब की ओर टर्न कर जाती है और पूरब की ओर टर्न करके ये बंगाल की खाड़ी में इंटर कर जाती है। तो बंगाल के खाड़ी में मिलने से पहले ये डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर में जाकर मिल जाती है बांग्लादेश में। तो वहाँ इसका क्या क्या नाम होता है उसके विषय में हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में यहाँ से ध्यान रखना है कि ये गंगा हो गया और फिर नेक्स्ट पेज में हम लोग एक गंगा का
डायग्राम बनाएंगे और गंगा रिवर कैसे जा कर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है, वहाँ से उसका क्या क्या नाम होता है और फिर वो डेल्टा का निर्माण कैसे करती है, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। ठीक है जी, आते हैं। सपोज़ कि ये है हमारी गंगा रिवर, ये दिखाया गया कि ये गंगा रिवर आ रही है और ये गंगा रिवर आपके फ्लो कर रही है साउथ से ईस्ट की तरफ। ठीक है, मैं यहाँ एक बार गंगा रिवर लिख देता हूँ। ठीक है, गंगा रिवर अब ये मैदानी भाग में इंटर कर चुकी है, तो देखेंगे कि इस रिवर के नॉर्थ से बहुत सारी सहायक नदियाँ अर्थात ट्रिब्यूटरीज आकर के गंगा रिवर में मिलती है। गंगा रिवर में मिलती है तो देखते हैं, ये आपका हिमालय रीजन है, ये हिमालय रीजन है और हिमालयी क्षेत्र से बहुत सारी नदियाँ आकर के इस रिवर में मिलती है। उसके बारे में हम लोग एक बार यहाँ देखेंगे डायग्राम में। ये रिवर आकर के यहाँ मिल रही है, गंगा रिवर में मिल रही है और इस रिवर का नाम होगा राम गंगा। ठीक है जी, ये है आपकी एक रिवर जो बिल्कुल पश्चिम से आकर के पश्चिमी भाग में है, पश्चिमी भाग से प्रवाहित होती हुई और आकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो इस जगह का नाम क्या होगा, तो कनौज। ये उत्तर प्रदेश के कनौज नामक स्थान पर कौन सी नदी आकर मिल रही है, तो राम गंगा। ठीक है, राम गंगा। ठीक है, अब देखते हैं एक और नदी आती है और ये नदी आकर के फिर गंगा में मिल जा रही है। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है, गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है और इस रिवर का नाम, ठीक है, इस रिवर का नाम क्या होगा, राम गंगा के बाद में एक रिवर जो आकर के गाजीपुर नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, गाजीपुर नामक स्थान पर एक नदी मिलने वाली का नाम किसी को चलिए याद नहीं आ रहा है, गाजीपुर, चलिए याद आएगा तो मैं बता दूंगा। एक और रिवर यहाँ देखते हैं, ये घाघरा रिवर है। ठीक है, घाघरा रिवर है, तो ये घाघरा रिवर में एक रिवर आकर मिलती है और इसका नाम है करनाली, करनाली रिवर। ठीक है, करनाली रिवर है, यहाँ एक और रिवर आकर के इसमें मिल रही है, किसमें, घाघरा में ही, घाघरा में ही एक आकर के मिल रही है और इसका नाम होगा सरयू नदी, सरयू नदी। ठीक है, सरयू नदी, सरयू नदी में एक और रिवर आकर के मिलती है जिसका नाम होगा शारदा रिवर। ठीक है, शारदा रिवर। ठीक है, शारदा रिवर। अब देखते हैं कि घाघरा, घाघरा रिवर यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले कि इस रिवर का नाम क्या होगा, घाघरा रिवर। ठीक है, घाघरा रिवर, घाघरा रिवर की एक और सहायक रिवर है और इस रिवर का नाम होगा राप्ती रिवर, राप्ती रिवर। ठीक है, और ये सभी रिवर जो भी छोटी छोटी रिवर दिख रही है, जैसे घाघरा रिवर यानी करनाली रिवर आकर घाघरा में मिलती है, फिर यहाँ सरयू रिवर, सरयू रिवर किसकी सहायक नदी है, तो घाघरा रिवर की सहायक नदी है। ठीक है, और इसी में आकर सरदा मिलती है, तो सरदा किसकी सहायक हुई, तो सरयू की सहायक हुई। ठीक है, और राप्ती नदी आकर के किस में मिल जाती है, घाघरा में, और घाघरा सीधे डायरेक्ट आकर किस में मिल रही है, गंगा नदी, गंगा रिवर में। तो ये जहाँ मिलती है उस जगह का नाम होगा छपरा,
छपरा में आकर ये मिल जाती है। ठीक है जी। अब और आते हैं, यहाँ से एक रिवर और आकर गंगा रिवर में मिल रही है और इस रिवर का नाम होगा गंडक रिवर। ठीक है, गंडक रिवर। गंडक रिवर हमारे गंगा रिवर में कहाँ मिलती है? तो हाजीपुर में मिलती है। ठीक है जी, हाजीपुर में मिलती है। इसके बाद एक और रिवर को देखेंगे, बूढ़ी गंडक। ठीक है, बूढ़ी गंडक, यहाँ इसका नामकरण कर देता हूँ, बूढ़ी गंडक। ये बूढ़ी गंडक रिवर आकर के गंगा में मिल रही है। ठीक है, तो इस जगह का नाम होगा खगड़िया। खगड़िया, बिहार के खगड़िया जिला में आकर बूढ़ी गंडक रिवर आकर के मिलती है गंगा से। ठीक है, बूढ़ी गंडक आकर मिलती है गंगा से। अब देखेंगे कि बूढ़ी गंडक की ही एक सहायक नदी है जिसका नाम है बागमती। ठीक है, बागमती रिवर। बागमती किसकी सहायक नदी है? तो बूढ़ी गंडक की। और बूढ़ी गंडक आकर कहाँ मिल रही है? तो बिहार के खगड़िया जिला में। किससे मिल जा रही है? तो गंगा नदी से। गंगा नदी से मिल जा रही है। अब गंगा नदी को देखते हैं और थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ कुछ हिमालय का और भाग को दिखा दिया जाए। अब यहाँ देखेंगे कि बूढ़ी गंडक के बाद एक और नदी आकर के गंगा नदी में मिल रही है और इस नदी को कहेंगे कोसी नदी। कोसी नदी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर है ये बिहार की, जिसे सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। ठीक है, सौरो ऑफ बिहार, कोसी नदी को। ठीक है, अभिशाप, बिहार का अभिशाप इसे माना गया है, कोसी नदी, कोसी नदी को। ठीक है, और कोसी नदी की एक और सहायक नदी है, एक सहायक नदी है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि ये कोसी नदी आकर के गंगा में मिलती है। गंगा में मिलती है तो गंगा के किस जिला में मिलती है? तो ये है बिहार के कटिहार। ठीक है, बिहार के कटिहार जिला में ये गंगा नदी से गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब देखेंगे कि कोसी नदी की एक सहायक नदी है जो कोसी नदी में आकर मिलती है, कोसी नदी में आकर के मिल जाती है। और ये जो बागमती लिखी गई है, यहाँ देख रहे हैं एरो लिखा हुआ है, एरो दिया हुआ है। बागमती किसकी सहायक है? तो ये है हमारी बूढ़ी गंडक की, बूढ़ी गंडक की। ठीक है, अब आएंगे कोसी नदी। तो कोसी नदी की उत्पत्ति ये अलग एक हो जाता है कि कोसी नदी को भी अलग से पढ़ाई जाती है, क्योंकि कोसी नदी की उत्पत्ति वैसे नेपाल में होती है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ ईस्ट पार्ट से इसकी उत्पत्ति होती है। नेपाल में इसे अरुण के नाम से जानी जाती है। जब ये बिहार में इंटर करती है ये नदी, तो इसका नाम कोसी हो जाता है। ठीक है जी, इसका नाम क्या हो जाता है? कोसी हो जाता है। और यही कोसी आकर के कटिहार में किससे मिल जाती है? तो गंगा नदी से, गंगा नदी से मिल जाती है। अब देखते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ दार्जिलिंग हिल्स है, दार्जिलिंग हिल्स है जो पश्चिम बंगाल का भाग है। दार्जिलिंग हिल्स से एक नदी की उत्पत्ति होती है और ये बिहार में प्रवाहित होती हुई और फिर से ये पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। यानी कि इस नदी की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल से होती है और जाकर गंगा में कहाँ मिलती है? तो पश्चिम बंगाल में। अर्थात ये रिवर बिहार में फ्लो करती है, बिहार के 3 जिलों में। ठीक है, बिहार के 3 जिलों से ये प्रवाहित होती हुई, जैसे आपके बिहार के ईस्टर्न पार्ट में होगा, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, उसी जिला में जैसे किशनगंज वगैरह हैं, कटिहार है, उन सब जिलों में ये प्रवाहित होती है और आकर के ये गंगा रिवर में कहाँ मिल जाती है?
गंगा रिवर में ये कहाँ मिलेगी? तो वेस्ट बंगाल में। इसकी उत्पत्ति भी होती है दार्जिलिंग हिल्स से। दार्जिलिंग हिल्स से इसकी उत्पत्ति होती है और ये पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है और इस नदी का नाम होगा महानंदा रिवर। ठीक है जी, महानंदा रिवर। और ये महानंदा रिवर बिहार में प्रवाहित होने वाली सबसे पूर्वी नदी है। इसके बाद में बिहार में प्रवाहित होने वाली कोई नदी नहीं, ठीक है, जो गंगा में जाकर के ये लास्ट में पूर्वी भाग से मिल जाती है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ कुछ और रिवर्स को देखते हैं। जैसे कि एक रिवर यहाँ दिखाएंगे हम, इस रिवर को इलाहाबाद में, और इसे यमुना रिवर के नाम से जानते हैं। यमुना रिवर गंगा रिवर की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और वैसे भी इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी किसे कहा गया है? तो यमुना रिवर। और यमुना रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, इसका टोटल लेंथ 1375 किलोमीटर है। किसकी? यमुना रिवर की। अब इसके भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं जो अलग से इसको कराई जाती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि और कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। बस ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं, फिर एक एक करके हम लोग करेंगे। अब देखते हैं हमारे इंडिया के पेनिनसुलर रीजन से। ठीक है, पेनिनसुलर रीजन से, प्रायद्वीपीय क्षेत्र से बहुत सारी रिवर जा कर के किस में मिल रही है? तो गंगा में, जिसे हम साउथ ट्रिब्यूटरीज कहेंगे। दक्षिण से जाकर मिलने वाली सहायक नदियाँ जो गंगा की है। तो एक तो हमने यहाँ देख लिया यमुना नदी। दूसरा देखेंगे जो पटना में आकर के मिल रही है, पटना। ठीक है, पटना के मनेर एक स्थान है पटना में जहाँ पर एक नदी मिल रही है और इस नदी का नाम होगा सोन रिवर। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के एक पर्वत श्रेणी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और उसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी की ऊंचाई 1064 मीटर है और यहाँ से इस रिवर की ओरिजिन होती है जिसका नाम है सोन रिवर, और ये जाकर गंगा रिवर में बिहार के पटना के निकट मनेर में मिल जाती है। ठीक है जी, अब देखेंगे कि कुछ रिवर्स और भी जाकर के किस में मिल रही है? गंगा में, उसके विषय में करेंगे। और यहाँ पर एक पठार है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर प्लेटू से बहुत सारी रिवर्स जा कर के किस में मिल रही है? गंगा में, उसको देख लेते हैं। एक रिवर मैंने यहाँ लिया और इस रिवर का नाम होगा कर्मनाशा रिवर। ठीक है जी, कर्मनाशा रिवर की ओरिजिन कहाँ से हो रही है? तो एक साथ में ही देख लेते हैं इसको कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है। तो छोटा नागपुर प्लेटू से हो रही है और ये कर्मनाशा रिवर यूपी एंड बिहार के बॉर्डर का फॉर्मेशन करती है, सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, कर्मनाशा के बाद में इसमें और भी रिवर आकर के गंगा से मिलती है और इस रिवर का नाम होगा पुनपुन रिवर। ठीक है, पुनपुन रिवर जो प्लेटू रीजन से जाकर मिलती है गंगा में, पुनपुन रिवर। ठीक है, उसके बाद में और भी रिवर हम देखते हैं और इस रिवर को हम क्या कहेंगे? फल्गु रिवर। ठीक है, फल्गु रिवर। ये फल्गु रिवर जाकर कहाँ मिल रही है? गंगा से मिल जा रही है। ये भी छोटा नागपुर से ही इसकी ओरिजिन होती है। दूसरा देखेंगे कि फल्गु के बाद में और भी नदी आकर के इसमें मिल रही है और इसे कहेंगे क्यूल नदी। क्यूल नदी भी जाकर किस में मिल रही है? तो गंगा में मिल रही है। ठीक है, क्यूल के बाद में देखेंगे और भी नदी हैं और इस नदी का नाम होगा सक्री नदी। ठीक है, सक्री रिवर, ये भी जाकर के गंगा में मिल जा रही है। ठीक है,
और लास्ट में एक और रिवर जा कर के ये भी वेस्ट बंगाल में मिलती है, निकलती है बिहार से, ठीक है, जमुई क्षेत्र से निकलती है और जाकर कहाँ मिलती है, वेस्ट बंगाल में, लेकिन ये बिहार में फ़्लो कर रही है और गंगा में जाकर वेस्ट बंगाल में मिल जाती है। और इस रिवर का नाम होगा अजय रिवर, अजय रिवर, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में जाकर मिलती है, ठीक है। तो बिहार में मिलने वाली ये सब रिवर हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं सोन रिवर, तो सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, सकरी, ये सब बिहार में मिल रही है गंगा में। लेकिन अजय एक रिवर है जो कहाँ मिल रही है, वेस्ट बंगाल में। गंगा में ही मिल रही है बट वेस्ट बंगाल में मिल रही है। उसी तरह आप हम देखेंगे महानंदा को, तो महानंदा रिवर की ओरिजिन कहाँ से हो रही है, दार्जिलिंग हिल से, जो वेस्ट बंगाल में है, और वहाँ से ये फ़्लो करती हुई बिहार में इंटर करती है और बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट से फ़्लो करती हुई फिर से ये कहाँ चली जाती है, वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में गंगा से मिल जाती है। बाकी ये जो रिवर्स दिख रही हैं आपकी, कोसी रिवर है ना, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा, एक यहाँ नाम याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, देख लेंगे इसको। फिर रामगंगा, तो रामगंगा और इस रिवर को छोड़ करके बाकी जितनी रिवर है यहाँ से शुरू करते हैं, घाघरा से, घाघरा आपके, फिर घाघरा के बाद में होगा गंडक, बूढ़ी गंडक है ना, कोसी एंड महानंदा, ये सभी के सभी रिवर आपके बिहार में फ़्लो करती है, ठीक है, सभी के सभी बिहार में फ़्लो करती है। अब देखेंगे कि इन सबको, अब जैसे ये हम गंगा रिवर की एक सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है जिसका नाम यमुना है, तो इसको अलग से कढ़ाई जाती है, अलग से कढ़ाई जाती है। तो हम लोग ध्यान यहाँ पर देंगे कि ये गंगा रिवर जब इंटर करती है कहाँ, वेस्ट बंगाल में, जब वेस्ट बंगाल में इंटर करती है और वेस्ट बंगाल से जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो इस रिवर का नाम क्या हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ब्रह्मपुत्र रिवर का भी डायग्राम बनाना होगा और उसके साथ में इसे हम लोग मर्ज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि ये रिवर हमारी क्या है, गंगा है। इस रिवर को हमने गंगा माना, ठीक है। एक रिवर ऐसे आती है और ये है आपके ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर, समझेंगे इसको। ये ब्रह्मपुत्र रिवर में जाकर गंगा मिल जा रही है। तो ये गंगा को देखेंगे कि यहाँ से एक ट्रिब्यूटरीज का निर्माण होता है। ये ट्रिब्यूटरीज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटरीज है, जिसे हम हुगली के नाम से जानते हैं। ये रिवर क्या है, हुगली रिवर है। हुगली इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। यहाँ से ये रिवर एक अलग शाखा में विभाजित हो जाती है और पश्चिम बंगाल में ही प्रवाहित होती है, और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करती हुई विलीन हो जाती है। तो डेल्टा भी बताएंगे कि डेल्टा किसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, ये भी बताया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल से ये दो भागों में विभाजित हो रही है। एक पूरब की ओर प्रवाहित हो रही है, एक दक्षिण की ओर आ जा रही है, ठीक है, दक्षिण की ओर आ जा रही है। तो कहाँ से ये होता है, तो खड़गपुर से ये कहाँ आ जाती है, दक्षिण में हुगली नदी, और जो नदी पूरब की ओर जा रही है अर्थात बांग्लादेश की ओर जा रही है, तो यहाँ से इस नदी का नाम हो जाता है भागीरथी। एक बार यहाँ इस नदी का नाम क्या होता है, भागीरथी। तो वेस्ट बंगाल में गंगा को ही, जो पूरब दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है, उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक रिवर जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है, इसका नाम क्या हो जाता है, हुगली। अब देखेंगे कि ये रिवर जैसे बांग्लादेश को क्रॉस करती है, वेस्ट बंगाल को क्रॉस करके बांग्लादेश में जैसे इंटर करती है, तो इस रिवर का नाम अलग हो जाता है और इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे ब्रह्मपुत्र के बारे में बताना। ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिर्फ असम में इसका नाम होता है,
ठीक है। जहाँ से इसकी ओरिजिन होती है तिब्बत, तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। यही रिवर जब नामचा बड़वा पर्वत से टकराकर भारत में इंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इस रिवर का नाम दिहांग हो जाता है, और पूरी की पूरी अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जैसे ये इंटर करती है असम में तो इस रिवर का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, और यही ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इंटर करती है, तो इसका नाम हो जाता है जमुना रिवर। इसका नाम हो जाएगा जमुना। यमुना अलग है, जमुना, ठीक है। अब देखेंगे जमुना और पद्मा, यानी गंगा की पद्मा और ब्रह्मपुत्र की जमुना का मिलन बांग्लादेश में होता है, और इस जगह का नाम होगा ग्वाल, एक मिनट इसे इरेज कर दूं, इस जगह का नाम होगा ग्वालंदो। ये बांग्लादेश में एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम होगा ग्वालंदो। ग्वालंदो में ब्रह्मपुत्र की जमुना और गंगा की पद्मा का मिलन होता है, ठीक है। और यहाँ से इस रिवर का देखेंगे, बहुत ध्यान देंगे, इस रिवर का नाम क्या पड़ता है, यही क्वेश्चंस पूछा जाता है यूपीएससी बीपीएससी में, ठीक है। जब इन दोनों जमुना और पद्मा का मिलन होता है ग्वालंदो में, तो वहाँ से इस रिवर का नाम क्या होता है, तो इसे पद्मा के नाम से ही जाना जाता है, पद्मा के ही नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये पद्मा आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र को अलग से भी कढ़ाया जाता है, बस इसमें लिंक कर दे रहा हूँ। अब देखेंगे ये पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो एक रिवर आपके मणिपुर से आती है, ठीक है। मणिपुर से ये रिवर आती है और बांग्लादेश में इंटर करती है, तो बांग्लादेश में इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना रिवर आकर के कहाँ मिल रही है, बांग्लादेश में किससे मिल रही है, तो पद्मा से। तो ये दोनों के मिलन एक क्षेत्र में होता है, और उस जगह का नाम होगा चांदपुर, ठीक है। बांग्लादेश के चांदपुर नामक स्थान पर पद्मा से मेघना मिलती है, और यहाँ से इस रिवर का नाम क्या हो जाता है, मेघना, ठीक है। इसका नाम हो जाता है मेघना, और यही मेघना बांग्लादेश में देखेंगे, बांग्लादेश में डेल्टा का निर्माण करती हुई बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन हो जाती है, और वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, जिस डेल्टा का नाम होगा सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो ये रहा हमारा ड्रेनेज सिस्टम में, हमने सिर्फ एक रिवर को सिर्फ बताया है, गंगा रिवर को, ठीक है। और इसके साथ साथ में यमुना रिवर भी है, हुगली रिवर भी है। हुगली रिवर के साथ में हम दामोदर रिवर को भी कनेक्ट करेंगे, और इसके साथ में ब्रह्मपुत्र रिवर को भी कनेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ओके।